Good morning everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am discussing about the chapter inverse trigonometric function. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन, जैसे कि मान लेते हैं कि f नाम का कोई फंक्शन है जो a से b की ओर जा रहा है, f नाम का फंक्शन है जो a से b की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि f वाला जो फंक्शन होगा, यहाँ पे आपके पास दो सेट है ए और बी, तो f नाम का जो सेट है, f नाम का फंक्शन वो a से b की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर इसका इन्वर्स हम बात करेंगे तो इन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो जाएगा b से a की तरफ। f इन्वर्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी f के ऊपर में अगर हम -1 डाल दें तो ये हो गया f इन्वर्स। यानी हम कह सकते हैं कि अगर f नाम का कोई फंक्शन है जो a से b की तरफ जा रहा है, तो f इन्वर्स जो होगा, f इन्वर्स वो कहाँ से कहाँ जाएगा, सेट b से सेट a की ओर। यानी अगर फंक्शन जा रहा है a से b की ओर तो उसका इन्वर्स जाएगा b से a की ओर। ये जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 2 4 6, fx इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे x क्यूब। अगर x क्यूब लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 4 का क्यूब होगा 64 और 6 है, इसका क्यूब अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 216। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 का इमेज बन रहा है 8, 4 का इमेज 64, 6 का इमेज 216। तो आप कह सकते हैं कि f2 इक्वल टू क्या होगा 8 होगा, f4 इक्वल टू 64 होगा, f6 इक्वल टू 216 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 इसका फंक्शन क्या है 8 64, 8 64 8 16 है। अब हम अगर इसका इन्वर्स का बात करेंगे तो इन्वर्स में हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो इन्वर्स के कंडीशन में हम कह सकते हैं कि f इन्वर्स 8 इज इक्वल टू क्या होगा 2, f इन्वर्स 64 विच इज इक्वल टू क्या होगा 4, और f इन्वर्स 216 इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन जो होगा वो सेट b से सेट a की ओर अप्रोच करेगा। अब इन्वर्स किसी भी फंक्शन का पॉसिबल कब होगा, सबसे पहले इस बात को हम ध्यान से देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा। तो कोई फंक्शन अगर सेट a से सेट b की तरफ बिलोंग कर रहा है तो वो फंक्शन जो भी होगा वो 1 1 एंड 1 2 होगा। अब आप लोगों के मन में ये सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि 1 1 1 2 क्या होता है। तो सेट a का सारा एलिमेंट अगर इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है, मतलब यूनिकली जुड़ा हुआ है, जैसे अकेले अकेले जुड़ा हुआ है 2 2 8 के साथ, 4 64 के साथ, 6 216 के साथ, तो ये फंक्शन 1 1 होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शन वाले चैप्टर में, तो अभी हम इसका ब्रीफली नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो अगर सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, सिंगल बाय सिंगल जुड़ा हुआ हो, अकेले जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। अब ऑन्टो के बारे में बात करते हैं, यानी सबसे पहले जरूरी है 1 1 होना और उसके बाद जरूरी है ऑन्टो होना। मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए ये फंक्शन 1 1 ऑन्टो होना ही चाहिए। अगर ये 1 1 ऑन्टो नहीं है तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2 अकेला जुड़ा हुआ है 8 के साथ, 4 64 के साथ, 6 216 के साथ। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है, यानी यह जो फंक्शन है वो 1 1 है। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि सेट b का एलिमेंट सेट a की ओर है या नहीं है। तो यहाँ पे 8 का प्री इमेज क्या है 2 है, 64 का प्री इमेज क्या है 4 है, 216 का प्री इमेज क्या है 6 है। यानी सेट b में जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज बनना जरूरी है। अगर सबका प्री इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन्टो है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन फिलहाल ऑन्टो है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं और इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो कहने का मतलब अभी तो हम जनरली फंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि इन्वर्स फंक्शन कैसे होगा। अब यही इन्वर्स फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में यूज किया गया है, यही इन्वर्स फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में यूज किया गया है, तब जाकर के इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होने के लिए जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है सबका इन्वर्स होना जरूरी है। और वो इन्वर्स कब होगा
जब वो 1-1 एंड ऑनटो फंक्शन होगा। अगर ये 1-1 ऑनटो फंक्शन नहीं हुआ तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसे हम क्या पढ़ेंगे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो f का जो इनवर्स होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स से डिनोट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज f इनवर्स b टू a, यानी f इनवर्स जो होगा, f इनवर्स वो b से a की ओर जाएगा। अब हम कहते हैं आपको कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए इट मस्ट बी 1-1 एंड ऑनटो, यानी फंक्शन का 1-1 ऑनटो होना बिल्कुल जरूरी है। अगर यह फंक्शन 1-1 ऑनटो नहीं हुआ तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए इसको 1-1 ऑनटो होना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए इसे 1-1 एंड ऑनटो दोनों होना चाहिए, और जब ये दोनों फंक्शन होता है तब इसका नाम हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो 1-1 ऑनटो दोनों होगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, यानी इन्वर्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे पॉसिबल करने के लिए एक काम करना होगा। जैसे मान लेते हैं f(x) = sin x, f(x) = sin x। अब हम अगर sin x में x के जगह पर 0 वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर हम पाई रखते हैं तो sin पाई का वैल्यू क्या होगा, ये भी 0 होगा। अगर हम 2 पाई रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, sin 2 पाई, which is also 0। तो अगर हम इसे फंक्शन के रूप में देखें तो f(x) = क्या है, sin x है, 0 तब पर भी 0, पाई लेंगे तब पर भी 0, 2 पाई लेंगे तब पर भी 0। तो यानी इस फंक्शन में एक बात पता चल रहा है कि ये 1-1 नहीं है, क्योंकि 0 पाई एंड 2 पाई और इमेजेस आर सेम, which is 0। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट का इमेज सेम बन रहा है, तो इसीलिए यह ऑनटो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो जब ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं इन्वर्स के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, तो फिर ये चैप्टर आया क्यों, यह चैप्टर एग्जिस्टेंस में इसीलिए आया है क्योंकि इसको ज़बरदस्ती इन्वर्स बनाना पड़ेगा, और इसको इन्वर्स बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसके वैल्यू को फिक्स कर देंगे। इसके वैल्यू को अगर हम फिक्स कर देंगे तो आपका जो ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है ये रिपीटिशन नहीं होगा। कैसे, क्योंकि 0 रिपीट होकर के फिर 0, sin पाई का वैल्यू 0, sin 2 पाई का वैल्यू 0, sin n पाई कुछ भी लेंगे तो 0 देगा। तो ये सिर्फ साइन के साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं है, साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो उसको इन्वर्स बनाने के लिए उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है कि इसका जो डोमेन होगा उसे हम फिक्स कर देंगे। तो इसका डोमेन अगर हम फिक्स कर देंगे तब यह इन्वर्स के लायक हो जाएगा। कैसे, अगर हम मान लीजिए अगर हम साइन के कंडीशन में इसके वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के π/2, सॉरी -π/2 से लेकर के π/2, यानी साइन थीटा में अगर हम x के जगह पर -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू रखते हैं तो वो रिपीट नहीं करेगा। कैसे चेक करते हैं, -π/2, तो साइन -π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। f मान लेते हैं 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। f π/3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। f π/6 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। f π/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा में डोमेन का वैल्यू फिक्स कर दें, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, तो इसका जितना भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं करेगा। तो जब इसका वैल्यू रिपीट नहीं करेगा तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, और जब ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा तब हम इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। समझे, तो तब हम इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे।
अब बात है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू फिक्स किया गया है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए जिस वैल्यू को हम फिक्स करेंगे उस वैल्यू का नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या नाम होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे साइन के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स की कंडीशन में -π/2 से लेकर के π/2 तक। कॉस एक्स के कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें जितने भी फंक्शंस हैं सबके वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। चूँकि अगर साइन फंक्शन रहेगा तो डोमेन यानी इनपुट -π/2 से π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन इन्वर्स है। हम जानते हैं कि इन्वर्स के केस में क्या होता है? उल्टा, यानी जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इन्वर्स के लिए क्या बन जाएगा? रेंज। इसीलिए यहाँ पे साइन इन्वर्स है। अगर यहीं पर साइन रहता तो डोमेन के कंडीशन में ये होता और रेंज के कंडीशन में ये होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स। तो ये इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन के केस में डोमेन बन जाएगा रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो ये डोमेन हो गया हर एक इन्वर्स फंक्शन का और ये रेंज हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग हम काम आगे करेंगे। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। और ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस सब को मेमोराइज कर लेंगे और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।